है ना। आपको प्लानिंग क्यों करनी है, क्यों प्लान करते हैं? वाई डू यू वांट टू प्लान, आरुषि? एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए प्लानिंग तो नहीं करोगी, चलो कर लोगी प्लानिंग। और दैट इज अ वेरी जेनरिक आंसर। गिव मी स्पेसिफिक टू इंडियन इकोनॉमी। व्हाई डू वांट टू प्लान इन योर इकोनॉमी? अगर as a country you need to fulfill some aims and aspirations, you need to fulfill some goals, जैसे कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, है ना। तो इन सब के लिए आप अंधाधुंध नहीं चल सकते कि देश जैसे चल रहा है चलने दो। आप लोगों को कुछ प्लान करना पड़ता है, आप लोगों को एक योजना बनानी पड़ती है। डीमोनेटाइजेशन, वॉज इट प्लान्ड? नो, इट वॉज नॉट प्लान्ड। इट वॉज हैपहैजर्ड, इट वॉज अनप्लान्ड। तभी उसकी आज तक निंदा करी जाती है, तभी उसको एक अच्छा स्टेप नहीं माना जाता। इट वॉज अ वंडरफुल स्टेप एक्चुअली, बहुत अच्छा स्टेप था, लेकिन प्लान्ड नहीं था। प्लान्ड नहीं था इसीलिए पॉलिसी कोहेरेंस नहीं थी। रोज पॉलिसी बदल रही थी आरबीआई की। आज तुम 4 दिन के लिए 4,000 रुपए निकाल सकते हो, कल 2,000 निकाल सकते हो, फिर किसी दिन पॉलिसी बना दी कि कोई नहीं निकालेगा, एक दिन सब निकालेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें, जीपे चलेगा नहीं चलेगा, वी डिड नॉट नो कि व्हाट इज हैपनिंग, कि हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। इसीलिए जब तुम सोच समझ कर नहीं चलते, जब आंखें बंद करके तुम कुछ भी करना स्टार्ट कर देते हो, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि आउटकम नहीं निकलते, रिजल्ट नहीं निकलते। डीमोनेटाइजेशन का भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। दुनिया को परेशानी ज्यादा हुई है, लोगों को इश्यूज ज्यादा आए हैं, बट कोई कंक्रीट हमें निचोड़ नहीं निकला कि हमने कुछ अचीव भी किया या नहीं। तो हमें पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। सो अनप्लान्ड चीज में यही होता है। जब अ, अ, हमने आजादी ली थी, इसीलिए हमने कुछ गोल्स सेटअप करे थे। 4 बेसिक गोल्स हमने सेटअप करे थे प्लानिंग के। क्या थे? मर गए सास ससुर। तो हाँ, गए क्यों, मर गए सास ससुर। सो जी फॉर ग्रोथ, एम फॉर मॉडर्नाइजेशन, एस फॉर सेल्फ रिलायंस या सस्टेनेबिलिटी, है ना, और एस फॉर सोशल जस्टिस। ठीक है ना। ये 4 गोल्स मेरे इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे देश में एक तो प्रगति की या वृद्धि की कमी है, ग्रोथ है ही नहीं है, स्टैग्नेंट पड़ी है इकोनॉमी। पिछले साल भी हम 10 किलो रुई से रुमाल बना रहे थे, इस साल भी। तो कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। इस साल हमें 15 किलो चाहिए, 20 किलो चाहिए। वी नीड सम ग्रोथ। दूसरा मैंने पॉइंट क्या बताया था? मॉडर्नाइजेशन। सी, ट्रेडिशनल इकोनॉमी के साथ इंडिया उभर कर अपनी दिक्कतों से बाहर नहीं आ सकता था। ट्रेडिशनल इकोनॉमी, अगर बच्चा बीमार हुआ तो झाड़ा करवा दो, हाथ देख लो, नब्ज देख लो, वैद्य जी को दिखा दो और देसी आयुर्वेदिक दवाई दे दो। और मॉडर्न इकोनॉमी, एक सिंपल मीनिंग क्या है मॉडर्न इकोनॉमी का? थर्मामीटर दिखाकर, लगाकर अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ। दैट इज अ मॉडर्नाइज, सिंपल। तो मॉडर्नाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड। सिमिलरली, आप मदरसा में पढ़ रहे हो, आप गुरुकुल में पढ़ रहे हो, वेद ग्रंथ पढ़ रहे हो, साइंस की किताबें नहीं पढ़ रहे, तो मॉडर्नाइजेशन हर फील्ड में हमें चाहिए था हमें। तो उसी तरह से सेल्फ रिलायंस भी हमें चाहिए थी। सेल्फ सफिशिएंट मैंने बताया था कोई देश नहीं हो सकता है। रिलायंट मतलब अभी तक हम ईस्ट इंडिया कंपनी और बाहर के कंट्री कंपनीज पर निर्भर थे। तो हमें, और इनफैक्ट कॉमनवेल्थ से बहुत सारा हमें माल इंपोर्ट करना था। हम अनाज भी हम अमेरिका से लिया करते थे और रशिया से हम मदद लिया करते थे। सो दैट इज अगेन समथिंग नॉट टू बी डन इन अ प्रोग्रेसिव इकोनॉमी। हमें खुद के लिए भी कुछ चीजें बनानी है ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट रहें, आत्मनिर्भर हम हो सकें। ये हमारा गोल था। चौथा गोल सोशल जस्टिस का तो था ही, वो हमने संविधान में भी देखा, फंडामेंटल राइट्स में भी देखा, डीएसपीज में भी देखा, हर जगह देखा कि हमें जो है, हमें जो गरीब है, गरीब से गरीब इंसान को मदद करनी पड़ेगी अगर हमें आगे बढ़ना है। तो ये 4-5 गोल्स थे हमारे, हाँ, इकोनॉमिक प्लानिंग के। ठीक है। शुरुआत में प्लानिंग कैसी हुई मैंने बताया था। हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग मैंने आपको बताई थी। एम वेसवरैया का मॉडल मैंने एक छोटा सा बताया था।
उसने भी मॉडर्नाइजेशन, हैवी इंडस्ट्री वगैरह की बातें करी थी, लेकिन हमारा प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्री इतनी विकसित नहीं थी, इसीलिए आर इकोनॉमी वाज स्टेट लेड. स्टेट हैड द मैक्सिमम रोल और द प्रोमिनेंट रोल इन सेटिंग अप द इकोनॉमिक एजेंडा. तो हाँ, तो स्टेट को हमें हर चीज बतानी थी. इट इज नॉट दैट वी अडॉप्टेड कम्युनिस्ट टाइप ऑफ सोशलिज्म जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल अलाउड ही नहीं थी. प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड थी, बट इट वाज अलाउड टू ग्रो विद स्टेट. स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स और जो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर्स जैसे रेलवे हो गया, खाद्य पदार्थ हो गए, ये सब स्टेट के हाथ में थे. क्यों थे? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, अब कितना बुरा होगा अगर मैं टाटा को बोल दूं कि तुम गाड़ियां बनाओ और उसको प्रॉफिट ना हो, तो दो चार जो उद्योगपति हैं वो भी बंद हो जाएंगे हिंदुस्तान में. तो इसीलिए हमने स्टेट की प्राथमिकता रखी, प्राइवेट सेक्टर को पीछे रखा. ये विश्वेश्वरैया ने भी बोला, नेशनल प्लानिंग कमेटी ने भी बोला, जो 38 में सेटअप हुई थी नेहरू चेयरमैन के साथ. बॉम्बे प्लान जो 1944 का था, सारे उद्योगपतियों का, टाटा बिरला, कपूर जी, पलोन जी एंड ऑल दोज और जो आज के भी वही हैं लीडर्स, बेसिकली वही सिंधी लोग ही हैं गुजरात और बॉम्बे के. यही लोगों ने उस टाइम भी यही बोला कि नहीं यार, स्टेट को करने दीजिए, हम एक बैकवर्ड रोल प्ले करेंगे, हमें सिर्फ थोड़ा बहुत इकोसिस्टम आप देते रहिए. जो चीजें हैं वो हम कर रहे हैं, धीरे धीरे हम उभरते रहेंगे. फिलहाल टाटा में हिम्मत नहीं है कि देश की गरीबी दूर कर दे, या अंबानी में हिम्मत नहीं है कि देश की गरीबी दूर कर दे. वो स्टेट को ही लगना पड़ेगा अच्छे से. एम एन रॉय का पीपल्स प्लान था, वो इस सोशलिस्ट प्लान था, लोगों के लिए कैपिटल गुड्स पर फोकस नहीं था, लेकिन कंजम्पशन गुड्स या वेज गुड्स पर फोकस था. सो एक टर्म मैं कल बतानी भूल गया था, व्हाट आर वेज गुड्स. तो वेज गुड्स पर फोकस एम एन रॉय ने बोला. वेज गुड्स क्या होते हैं? वेज क्या होती है? तुम्हारी तनख्वाह 300 रुपए की. तुम 300 रुपए की तनख्वाह में फ्रिज खरीद सकते हो, लेकिन तुम आटा खरीद सकते हो, तुम कोल्ड ड्रिंक खरीद सकते हो, तुम चावल खरीद सकते हो, तुम शराब खरीद सकते हो, तुम मिट्टी का तेल खरीद सकते हो, डीजल खरीद सकते हो 1 लीटर 300 रुपए में. खैर अब तो हाँ, अब तो दिक्कत हो जाएगी. जब 10-20 रुपए लीटर होता था, 50 रुपए बुरे दिन में, तब हम मानते थे कि हम हाँ, तो 6-7 लीटर आ जाता था, तब कम से कम आधी टैंकी भर जाती, चंडीगढ़ जाता था बंदा. बेसिकली बात ये थी मारुति में. सो ये वेज गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक बहुत ही, जिनकी कीमत बहुत कम हो, जो जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा ना हो, जो इमीडिएटली कंज्यूम कर लिए जाएं. बेसिकली जो लेबर तबका हमारे देश का जिन पदार्थों को, जिन सामान को खरीदता है, दोज आर कॉल्ड वेज गुड्स. लेबर वाला या रिक्शा वाला बंदा इन्वेस्टमेंट करके एसी नहीं खरीदेगा, फ्रिज नहीं खरीदेगा, गाड़ी नहीं खरीदेगा. वो रोजमर्रा की जिंदगी में जो वो कमाएगा, 200 रुपए 300 रुपए दिहाड़ी, वो रात को उसी चीज का सामान खरीद लेगा शाम को. दैट इज कॉल्ड वेज. समझ में आया? तो एम एन रॉय का मकसद था कि मैं वेज गुड्स पर, मतलब एक मार्क्सिस्ट था, कम्युनिस्ट था, तो एक गरीबों के लिए ज्यादा सोच रहा था, जो कि और लोग तो हैवी इंडस्ट्री डैम्स वगैरह के लिए सोच रहे थे. तो बोल रहा था पहले भाई उनको भूखा मरने ना दिया जाए. सो इस एक लाइन में यही चीज हमने निकाली. व्हाट इज द वेज गुड? फूड ग्रेन्स हो गए, एफएमसीजीज हो गए, दूध हो गया, ऑयल हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, मतलब कॉमन कंजम्पशन गुड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, जो एकदम खरीदता ही बंदा खा लेता है. मैगी, इट इज एफएमसीजी. कोलगेट, इट इज एफएमसीजी. फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, है ना, दीज आर कॉल्ड वेज गुड्स. ठीक है. एस एन अग्रवाला का गांधीयन प्लान था, वो रूरल इकोनॉमी पर फोकस करेगा. मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? वही कि स्टेट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को. जहां प्राइवेट केपेबल नहीं होगा, स्टेट वहां पर मदद करेगी उसको पूरा करने में. और एफिशिएंसी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर प्लस इक्विटी और सोशल जस्टिस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, ये दोनों का मिश्रण जो है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी को चलाता है. हमारी इकोनॉमी आज भी काफी हद तक मिक्स्ड है, लेकिन उसमें बहुत एलिमेंट्स अब प्राइवेट के आ गए हैं. प्राइवेटाइजेशन अब ज्यादा हो गई है. अब टुडे सागर रत्ना, गोपाल्स एंड मैकडोनल्ड्स इज ड्राइविंग योर इकोनॉमी, ना कि पीडीएस. मिड डे मील और पीडीएस से तुम्हारी इकोनॉमी नहीं चल रही है आज. आज सागर रत्ना और व्हाटएवर, मोहन बेकरी, जो भी है, मतलब कहने का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर का या निजी उद्योगपतियों का बहुत बड़ा किरदार है आज आपकी अर्थव्यवस्था को आगे पहुंचाने.
सिंपल, ये बात है। तो प्लानिंग के गोल्स वही, मर गए सास ससुर, और या ये मैंने डिस्कस कर दिया है। और ऑब्वियसली हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग के पैसे कहाँ से आएंगे? एक तो सेंट्रल बजट में से आएंगे, स्टेट बजट में से आएंगे, पीएसयूज में से आएंगे, एलआईसी वगैरह में से आएंगे, इन सब। हाँ, और डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो डोमेस्टिक सेक्टर जो मदद करेगा तुम्हारी, वहां से आएंगे। एफडीआई से आ जाएंगे, कोई फॉरेन का बंदा इन्वेस्ट कर देगा यहाँ पर, यहां से तुम्हारे पैसे प्लानिंग के आएंगे। ठीक है, तो ये है तुम्हारी प्लानिंग का खर्चा कहां से पूरा होगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग,